चेक लिख रहे हो, उसके सेकेंड्स गुजर रहे हैं, ऐसा ना वो पूरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। ओके, सो फंक्शन ऑफ द किडनी की तरफ आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी में हम देखते हैं नंबर 1 यूरिन फॉर्मेशन। ये पहला काम है, किडनी का पहला काम है यूरिन को बनाना। ये आज का टॉपिक में शामिल है। ऑस्मो रेगुलेशन, इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बॉडी के अंदर सॉल्ट की कमी है तो ज़्यादा हो जाए, पानी कम है तो ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा है तो कम हो जाए, इसका ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे जिस्म को पानी की भी ज़रूरत है, सॉल्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई चीज़ कम हो जाए तो उसको वापस पूरा करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी का दूसरा काम ऑस्मो रेगुलेशन भी है। थर्ड क्या है? ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन, खून को बनाना। खून को बनाने में इसका किरदार है। खून बना नहीं रहा डायरेक्ट, वो बोन के अंदर बनता है, हड्डी के अंदर खून बनता है, लेकिन जो किडनी है, किडनी उस खून के बनाने के एक प्रोसेस में अपना रोल सब अदा करते हैं। इसकी आज उसकी डिटेल्स हम नहीं ऐड करेंगे, खाली जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए कि खून के बनने में किडनी का भी किरदार है, क्योंकि किडनी एक स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। समटाइम इट इज कॉल्ड ERYTHROपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज हो जाता है किडनी में, और खून बनाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। खून बनते वक्त कई स्टेप्स होते हैं। खून जो बनता है स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, फिर ये बना, फिर वो बना, आखिरकार में जाकर बाले हो जाता है, RBC बन जाता है, रेड ब्लड सेल। तो उनके स्टेप में से किसी एक स्टेप में इस एरिथ्रोपोइटिन का काम है, तो वो आपकी किडनी से निकलता है। सो दैट इज वाई किडनी का थोड़ा मैंने टच दे दिया। अब हम यूरिन फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं कि यूरिन किस तरह बनता है। मेनली आज का टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन ही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में भी, मतलब ये आप ला सकते हैं ये टॉपिक, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए हम नेफ्रॉन का एक डायग्राम लिख लेते हैं। एक डायग्राम लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में अभी आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये आप लोग बताओगे। इसका क्या नाम है? इस चांदनमा स्ट्रक्चर का क्या नाम है? बाउमेन कैप्सूल। कल के वीडियो में है तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। और इसका नाम क्या है? ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। करीब है, प्रॉक्सिमल है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स शॉर्टकट लिखेंगे। ये चूंकि दूर है उस तरफ है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो यू शेप का एक ट्यूब आ रहा है नीचे की तरफ, यस, लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं। दिस इज और लूप ऑफ हेनले। इस ना
वेजा रेक्टा बाद में इस पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेजा रेक्टा का स्पेलिंग भी मैंने रॉन्ग लिखा था, वो असल में वेजा नहीं है, वो वाजा है, ठीक है। थोड़ा सा आप आज करेक्शन कर ले, वेजा रेक्टा लूप ऑफ हेनले है, और इसके जो आर्म नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है जिसमें इसका नाम है एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। इस बोमिन कैप्सूल के अंदर हमने क्या लाया था, खून का एक रग यहां पर अंदर ले आया था, इसका गुच्छा बना था, लेकिन आज हम गुच्छा शो नहीं करेंगे, आज सफाई पेश करनी है हमने, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो आ रहा है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा, जो आ रहा है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर आएगा तो डायमीटर को हमने छोटा करना है। ये आपको मैंने बताया था कि पाइप स्टार्ट में बड़ा है, वाइड है, खुला हुआ है, और आगे जाकर तंग हुआ था। इससे पानी जो आ रहा है उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक किस्म का प्रेशर पैदा हो जाए। इस प्रेशर का नाम यहाँ पर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से हम इसका वो देंगे, एक किस्म प्रेशर हम बनाना चाहते हैं। ये जो वेसल बाहर निकल के आएगा, ये आगे जाकर इस पूरे जो लूप ऑफ हेनले है इसके आसपास ये खून की नाली फैल गई होगी, लिपटी हुई होंगी, वो खून की नालियाँ होंगी कैपिलरीज के नाम से, पेरिट्यूबुलर। आज उसको भी मैंने शो नहीं करना है, बाद में बताऊंगा, जब ज़रूरत पड़े तो उसको मैं वहाँ पे शो कर दूंगा। सो यूरिन फॉर्मेशन में, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, जैसे आप लोग बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, वो आपने याद करने हैं। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। बाज़ बुक्स में इसके साथ नाम लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का लिखा हुआ है, बाज़ में बुक में इधर लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसे आपको लगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये एक स्टेज का नाम है। दूसरा स्टेज का नाम क्या है? सेकंड स्टेज रीएब्जॉर्प्शन। इसके साथ बाज़ बुक में लिखा होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कोई बात नहीं है, आप हजम कर लें, सेलेक्टिव आए। और थर्ड स्टेप क्या है? या तो लिखा होगा एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन या जस्ट ट्यूब्यूलर सिक्रीशन लिखा होगा। सो आप अपने बुक के हिसाब से जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं। हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ज़रा देखते जाए। मैं जो सुर लाइन जहाँ पर खून की नाली को शो करूँगा रेड कलर में, और यहाँ पर भी रेड कलर में शो करूँगा, जहाँ पर ये ब्लड वेसल है, ठीक है। रेड कलर शोज ब्लड वेसल। और यहाँ पर ये वाला जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं ना। तो जिधर मैं ब्लू कलर शो करूँ, ये ट्यूब्यूल है, दिस इज ट्यूब्यूल, दिस इज ट्यूब्यूल। इसी डायग्राम में आपको ये 3 स्टेप समझा दूंगा। इधर ही स्टार्टिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द ब्लड, खून से ही स्टार्ट होगा। यहां से ब्लड से मटेरियल जब ट्यूब्यूल में आएगा, सो BT ब्लड टू ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन में ज़रा देखो, इधर उल्टा कर दो। ट्यूब्यूल T से चीज़ों का मूवमेंट वापस ब्लड में आ रहा होगा। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में
ब्लड बी से ट्यूब्यूल में आना होगा। ये मेरा आइडिया है। व्हाट इज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है, खाली पहला आइडिया आप लोग सीख लें कि ब्लड से मूवमेंट होगी ट्यूब्यूल की तरफ, चीज़ों का ब्लड से ट्यूब्यूल की तरफ आएंगे। इधर जो है ये असल में फिल्ट्रेशन है, ये असल में क्या है वो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ट्यूब्यूल से बैक ब्लड में और ब्लड से ट्यूब्यूल में। सो बी टू टी, टी टू बी, बी टू टी, ये 3 स्टेप्स जो हैं ये इनसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब तफसील मैं आपको इस तरह बताऊंगा। ब्लड के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जरा देखें। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, बड़े बड़े प्रोटीन है। ये चीजें इस पर्दे को क्रॉस करके बाउमेन कैप्सूल में नहीं आ सकते हैं, क्रॉस ये नहीं आ सकते। ये जो पर्दा है खून के नाली और बाउमेन कैप्सूल के दरमियान, इससे छोटे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं, हर चीज क्रॉस नहीं कर सकता। सो क्या क्या पॉसिबल है, यहां आ सकता है पानी, बिल्कुल आ सकता है। आयंस, छोटे छोटे आयंस है, क्लोराइड आयन है, पोटाशियम आयन है, सोडियम आयन है वगैरह वगैरह, ये क्रॉस कर सकते हैं। ग्लूकोज को मैं सिर्फ जी से लिखूंगा, ग्लूकोज आ सकता है। अमाइनो एसिड आ सकता है, कुछ वाइटामिन्स वो आ सकते हैं, राइट। वाइटामिन को किससे शो करूँ, वीटी से शो करूँगा। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं ये बहरहाल खून को छोड़कर इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस है ना, खून की नाली ग्लोमेरुलस है, तो फिल्टर हो के आ रहा है। कुछ चीज़ें खून के अंदर रह गई, क्या क्या चीज़ें खून के अंदर रह गई, आरबीसी यानी सेल्स, जो खून के अंदर जो सेल्स है वो इधर ही रह गएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ आ गया है इस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कुछ आ गया है, इसको क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेट का नाम देंगे, फिल्ट्रेट का नाम देंगे। ये मुस्तकबिल का यूरिन है, ठीक है। कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया, सुर्ख से वो वाइट या स्लाइटली येलोविश वाइट, ये बना। तो ये अब फ्लो करेगा इस ट्यूब्यूल के अंदर, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से ये फ्लो करके नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। अब यहाँ क्या होगा, दूसरा जो स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में मैं खून का एक नाली यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जस्ट आपकी आसानी के लिए। मैंने कहा था कि इस पूरे नेफ्रॉन के ऊपर खून की नालियाँ हैं, कैपिलरीज हैं, तो उन सबको शो करने की क्या ज़रूरत है, बस एक ब्लड वेसल काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें फिल्टर हुई थी, पता है इसका जो डेस्टिनेशन है वो है जिस्म के बाहर। ये जो रास्ता है ये फुल एग्जिट है, ये बॉडी के बाहर जाएगा तो ज़ाया हो जाएगा। अगर खून से कुछ काम की चीज़ें भी फिल्टर हुई है वो ज़ाया हो जाएंगी। मैं मानता हूं कि खून के अंदर कचरा था, यूरिया है, कचरा है, तो उसने और कुछ दवाई मवाई किसी ने ली है, खा ली है। दवाई जो आप लोग खाते हैं वो आपको इलाज कर लेता है, सर दर्द है, मैदे में है, कोई भी प्रॉब्लम है, दवाई आपने खा ली, वो दवाई अक्सर निकलता है इस रास्ते से। तो इधर बेकार चीज़ें भी है, काम की चीज़ें भी है। सो जो काम की चीज़ें हैं वो वापस यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब दोबारा, वो चूंकि वहाँ आया था सील भी दोबारा यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। काम की चीज़ें बताओ कौन कौन सी चीज़ें, कुछ पानी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड होगा, काम की चीज़ें, कुछ विटामिन्स भी होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड reabsorption, selective reabsorption. And now the third step is
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये जो खून की नाली है, इस खून में अगर कुछ चीज़ें इधर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग उसको यूरिन में ले जाना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, लेकिन वो फिल्टर नहीं हुए। फिल्टर नहीं हुए तो उसको दूसरे के लिए एक और चेक पोस्ट है, उधर उनको कभी कभी स्मगलिंग का माल जो है वो एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट पे पकड़ लेते हैं ना। तो ये जो खून की नाली आ रही है, इसी को मैं अगर यहाँ पर आपके लिए लिखूं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो चीज़ें ब्लड से फिल्टर होकर के नहीं आई, वो यहाँ से उसको एनर्जी देकर, ठीक है, जो एक्टिव का लफ्ज़ देखते, एक्टिव मतलब यहाँ पर हम उस पर एनर्जी खर्च करके उनको खून से वापस यहाँ पे लाएंगे। और ये अक्सर क्या होते हैं, ये आयंस होते हैं, ये आयंस होते हैं जिसको हम लोग खून से फिल्ट्रेट में लाते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, 10 स्टेप का पीएच को मेंटेन करना। मतलब ये यूरिन के पीएच के साथ चलता है। यूरिन के पीएच को हमने एक फिक्स्ड वैल्यू पे रखना है। अगर खुदा न खास्ता यूरिन का पीएच आगे पीछे हुआ, उससे रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगा। यूरिन का पीएच हमने चेंज नहीं करना है। तो इसका ज़रा आप लोग वो इसकी वैल्यू ज़रा लिख लें, यूरिन का पीएच, दैट इज़, सो मैं पॉइंट के बाद जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको बताऊं, 4.8 to 7.5, 4.8 to 7.5, ये रेंज। कभी हमने 4.9 रखना है, कभी हमने उसको 5 रखना है, कभी 6 रखना है। तो ये बॉडी के नीड के हिसाब से पीएच को हमने चेंज करना है। तो चूंकि पीएच को चेंज करने की ज़रूरत आती है, लिहाजा इसी हिसाब से आयंस अंदर आएंगे, या कभी या कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, देखना पड़ेगा पीएच कितना आपको चाहिए। सो दिस इज़ ओनली द थर्ड स्टेप इज़ फॉर द पीएच मेंटेनेंस, ये के लिए। तो 3 स्टेप्स आपके हो गए। यूरिन आखिरकार कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से, यस, जो आपका लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से एसेंडिंग लिम्ब में जाके डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में से, यहाँ से अगर कोई दूसरा नेफ्रॉन है तो वो अपना यूरिन भी इधर ले आएगा, ठीक है, ये कनेक्ट है, ये मैंने इसीलिए छोड़ दिए हुए। तो ये डायरेक्शन बना के आखिरकार ये कहाँ जाएगा, इसके बाद कौन सा जाएगा, कोई बता सकते हैं मुझे? ब्लैडर, गलत, रीनल पेल्विस, एग्जैक्टली, रीनल पेल्विस, दिस ओपन्स इन रीनल पेल्विस, ठीक है। और रीनल पेल्विस में से फिर यूरेटर के थ्रू जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में तभी जाएगा जब उसका लेवल बढ़ जाएगा और ब्रेन से सिग्नल जाके यूरिनरी ब्लैडर को कर देगा, कह देगा कि अब आप अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दो, फिर ये बाहर जाएगा, ठीक है। सो ये खत्म हो गया, एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैंने कहा था कि टाइम ज़्यादा लेगा, उसके लिए अब आपकी बारी शुरू हुई, ठीक है, वो ज़रा स्टार्ट करते हैं। आप तस्वीर ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चले भी मिठाऊं? नहीं नहीं, यूरिनरी ब्लैडर से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। वो आ गया तो बस गया, उधर से दोबारा नहीं जा सकते खून में। बंदा जितना भी अब दूसरा टॉपिक क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, दूसरा टॉपिक है कंसंट्रेटेड यूरिन। आप क्यों इस तरह मोड में जैसे कि जाने का इरादा है? कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनते हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि यूरिन को कंसंट्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोनों का जवाब जरा देख लें। सम टाइम
कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसे स्टेज में आया कि पानी नहीं है, पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी है, किडनी ने क्या करना है? किडनी ने वैसे वाटर को यूरेटर के थ्रू जो है बाहर फेंक देना है। तो जब बार बार मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद जब यूरिन आता है, आप पानी नहीं पी रहे, इनपुट नहीं जा रहा है, वाटर आपके बॉडी में जा नहीं रहा है, और यूरिन से 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे के बाद यूरिन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? व्हाट हैपन्स? यूरिन बनता ब्लड से है कि नहीं है? यूरिन में पानी है कि नहीं है? ब्लड में पानी है कि नहीं है? तो जब बार बार यूरिन जाएगा, बाहर से पानी नहीं आ रहा, तो ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम आ गया। जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, इससे खून का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। खून का ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। खून के वॉल्यूम के कम हो जाने से आपका ब्लड प्रेशर बीपी भी कम हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। जिस्म के अंदर क्या खूबसूरत मैकेनिज्म रखा हुआ है। व्हेन दिस हैपन्स, समटाइम व्हेन दिस हैपन्स, एकदम से ऑटो पायलट पे चला जाता है, कोई दूसरा गियर गाड़ी जो है उसमें, हमें पता नहीं होता, लेकिन अंदर से केमिस्ट्री एकदम से चेंज हो जाती है। अंदर से वो पूरा सिस्टम ऐसे चेंज कर लेता है कि आपके किडनी से पानी का जो इखराज था ज़्यादा, वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? टॉपिक का नाम है कंसंट्रेटेड यूरिन। इस टॉपिक का नाम है, अब मैं बताऊंगा कि ये इसको समझने के लिए हम दोबारा से अपना जो डायग्राम था उसको फिर से लिखते हैं। लेकिन मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट भी देना है इससे पहले। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, पक्का याद है? गुड, शाबाश। ये एक सेल है, ये बाहर का माहौल है, आउटसाइड। अगर सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, सपोज बाहर के मुकाबले में अगर सेल से सॉल्ट ज़्यादा है, तो पानी तो बाहर भी है, पानी अंदर भी है। पानी उस साइड की तरफ जाएगा जहां सॉल्ट ज़्यादा है, तो सेल के अंदर आया, बिकॉज सेल इज हाइपरटोनिक। ये क्या समझ आया? गुड। दूसरा क्या था? हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर सॉल्ट कम है आउटसाइड के मुकाबले में। आउटसाइड सॉल्ट ज़्यादा है, आउटसाइड सॉल्ट ज़्यादा है, आउटसाइड सॉल्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पर सॉल्ट कम है, व्हाट विल हैपन? पानी सेल से बाहर जाएगा। ये मूवमेंट हमने देखा था। और तीसरा लफ्ज़ था आइसोटोनिक, उसमें पानी नहीं रहता। ये इसका नाम क्या है? हाइपोटोनिक। जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन जिधर पड़ा हुआ है, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जिधर पड़े हुए हैं, ये इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स है। तो देयर इज अ रीजन वेयर नेफ्रॉन इज प्रेजेंट। इस इलाके का नाम है इंटरस्टिशियम। क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियम। इस इलाके का नाम है इंटरस्टिशियम। और अक्सर स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक को इस एक लफ्ज़ की वजह से छोड़ देते हैं। इंटरस्टिशियम कुछ नहीं है, वो इस इलाके का नाम है, इंटरस्टिशियम। बोलो, जोर से बोलो।
इंटरस्टिशियम, कभी आपको ना इंटरस्टिशियल सेल्स भी आएंगे। सो दिस इज इंटरस्टिशियम। अब मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा। हमने इस इंटरस्टिशियम का जो इलाका है इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक रखना है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या था? पानी कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। अब किडनी ने करना क्या है? बचत करना है। बचत करना है तो जो यूरिन बाहर जाएगा उसमें पानी ज़्यादा जाएगा या कम? बोलो, बचत करने के लिए यूरिन में पानी ज़्यादा हो गया या कम? जब पानी कम होगा तो ऐसे यूरिन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। यानी इस स्टेज में बचत के लिए कौन सा यूरिन बनाना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन। और कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए जो स्टेज था वो हमने अभी बताना है आपको। एक तो आप लोगों को मैंने ये टॉपिक बताना है कि आमतौर पर हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। पहले मैं मेडुला का डायग्राम ज़रा दोबारा लिख दूँ। ये डायग्राम किसको याद है? पिरामिड। ये कहाँ पे पढ़ा था? किडनी के अंदर पढ़ा था। जी हाँ। अगर मैं ऊपर वाला इलाका लिखूँ कॉर्टेक्स और नीचे वाला जो इलाका है इसको अगर मेडुला लिख दूँ, अगर मैं इसको नाम दूँ ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, तो ज़रा गौर से देखें। एक ऐसा नेफ्रॉन है कि जो पड़ा हुआ है कॉर्टेक्स में, थोड़ा सा मेडुला को टच करके या उसके ऊपर जाके बस इधर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये छोटे छोटे नेफ्रॉन है, ठीक है। ये एक टाइप का नेफ्रॉन है। दूसरा नेफ्रॉन क्या है, किस तरह है? वो उसका जो हेड है वो थोड़ा सा बिल्कुल ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी लंबा है। लूप ऑफ हेनले उसका क्या है? काफ़ी लंबा है। नाउ दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन जिसका हेड कॉर्टेक्स रीजन में है या बाज़ बुक में कहता है बॉर्डर पर है, लेकिन उसके पास जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी लंबा लूप ऑफ हेनले है, मेडुला तक आया हुआ है, मेडुला का डीप आया हुआ है। So this kind of nephron is called juxta medulla है, medullary nephron, juxta medullary nephron। और ये वाले न्यूरॉन है, they are called cortical नेफ्रॉन। जगह नहीं है इसको डेफिनेशन लिखने के लिए, लेकिन आपको पता चल गया कि कितने किस्म के नेफ्रॉन हैं? छोटे छोटे कद वाले, लंबे कद वाले। जो छोटे वाले उसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो लंबे वाले हैं उसका नाम है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब स्टूडेंट ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे क्या ड्रामा है, क्यों दो है? हाँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल सिचुएशन में काम कर रहा होता है। नॉर्मल पानी आप लोग पी रहे इस वक्त, हम और आप नॉर्मल सिचुएशन में अभी तक। तो जो नॉर्मल सिचुएशन में खाली आपने जो देखा था, फिल्टर हुआ, रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत हुआ और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होकर के यूरिन जा रहा था, तो वो डाइल्यूट यूरिन था। ये नॉर्मल केस में क्या था, उसमें पानी ज़्यादा था नॉर्मल। तो ये वाले जो नेफ्रॉन्स हैं ये यूरिन जब छोड़ देंगे तो वो डाइल्यूट यूरिन होता है, क्योंकि बॉडी में पानी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है पानी की ज़्यादा रखने की, तो वो डाइल्यूट यूरिन। लेकिन जब हालात ख़राब हो जाते हैं, पानी की कमी है बॉडी में, पानी को बचत करना हुआ होता हो, तो एकदम से काम इसको दिया जाएगा, ड्यूटी, योर ड्यूटी इज़ नाउ देयर, अब तू चालू हो जा, इसकी बारी आ जाएगी। तो ये जो कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होंगे। पहले जो आपने पढ़ा था ये डायग्राम, इट वॉज जस्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आपने इसमें यूरिन फॉर्मेशन देखा था। अब हम लोग किस नेफ्रॉन के अंदर है? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर है। और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का ये जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये वाला जो इलाका है ज़रा गौर से सीखे, सारा बस ये जो पॉइंट ज़रा अभी निकाल सको ज़रा, ये जो इलाका है ना मेडुला का, ये वाला जो इलाका है इंटरस्टिशियम, इसको हम लोगों ने बनाना है
हाइपरटॉनिक बनाना है। आपकी किताब में लफ्ज़ यूज़ होगा ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट है परेशान मत होना, यानी हम लोग यहां पर ज़्यादा सॉल्ट रखना चाहते हैं। कीप इन माइंड। ज़रा दोबारा बताओ मैंने क्या कहा। ये जो इलाका है इंटरस्टिशियम, जिधर नेफ्रॉन का ये लूप ऑफ हेनले पड़ा हुआ है, इस इलाके को हमने हाइपरटॉनिक रखना है। इसके अंदर हमने ग्रेडियंट बनाना है। तो ग्रेडियंट के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट चाहिए। ये बुक्स में नहीं लिखे हुए, ये बात मैं बता रहा हूँ। अभी जो फर्ड वाला है उसमें तो सिर्फ 5 लाइनों में ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ, उन्होंने वो डिटेल नहीं डाली हुई। लेकिन आप याद रखिए कि इस जगह को हमने क्या करना है, ग्रेडियंट बनाना है। एक खतरा है कि जो ग्रेडियंट हमारे पास अगर यहाँ पर बिलफर्ज आ भी जाए, हमने ग्रेडियंट बना लिया, मुबारक हो। खतरा है कि ये ग्रेडियंट इस इलाके को छोड़कर चला जाए, खून में चला जाए। इसको भी हमने क्या करना है, रोक देना है कि बस ये जगह ज़्यादा हाइपरटोनिक रहे, ये जगह हाइपरटोनिक रहे और फिर मेंटेन रहे। स्टेज नंबर 1 जगह क्या रहे, हाइपरटोनिक रहे, यानी इसमें हमारे पास एक किस्म का ग्रेडियंट हो। ग्रेडियंट अभी आपको समझ आ गया ग्रेडियंट किसको कहते हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रेडियंट आपने बनाया है उसको मेंटेन करना है। उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि इधर मूवमेंट है, खून आ रहा है जा रहा है, तो ये शायद ये जो ग्रेडियंट आपने बनाया ये चला जाए कहीं और पर। हमने इसी जगह को टारगेट करना है, इधर हमने ग्रेडियंट को मेंटेन भी करना है और हाइपरटोनिक बनाना है। ये 2 बातें आपके जहन में आ गई। अब मैं बताता हूँ हाइपरटोनिक के लिए। तो चलो हम लोग खाली नेफ्रॉन की तरफ जाएंगे। हाइपरटोनिक के लिए हम लोग नेफ्रॉन की तरफ जाएंगे, नेफ्रॉन में जाकर उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मेंटेनेंस वाली बात आएगी, आपने कहा था सर वेजा रेक्टा, मेंटेनेंस की जब बात आएगी तो हम इस वेजा रेक्टा से हेल्प लेंगे। ओके, सो वेजा रेक्टा को अभी फिलहाल इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से पहले बताऊंगा कि हम हाइपरटोनिक कैसे बनाते हैं। यूरिन को हाइपरटोनिक पहले बनाते हैं। पहले इस जगह को या चलो मैं नहीं मिटा रहा, इसको छोड़ो, इधर लिख लेता हूं। यहां पर हमारे पास क्या था, दिस इज कैपिलरी ब्लड वेसल, और बीच में स्पेस का नाम क्या है, इंटरस्टिशियम। इधर भी इंटरस्टिशियम है, ये भी इंटरस्टिशियम है, ये भी इंटरस्टिशियम है। ये कौन सा लूप है, असेंडिंग लूप है। और ये कौन सा लूप है, डिसेंडिंग लूप है। ये जो डिसेंडिंग लूप है ये असल में सेल्स ही है ना। यहाँ पर हम वो शो नहीं करते, व्हाइट बोर्ड पर खाली लाइन लिख लेते हैं, पर्दा है, पर्दा है, ट्यूब्यूल का पर्दा है कि नहीं है। असल में इधर सेल्स होते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, सेल्स होते हैं, तो लिखते नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये वाले जो ऊपर की तरफ जो है एसेंडिंग लूप जो है, इसके सेल्स सोडियम को बाहर निकाल देता है। ये सेल्स क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देता है और पोटेशियम को। परमिएबल है ये। किस चीज के लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए। ये वाला जो आर्म है ना, ये वाला, ये साल्ट के लिए परमिएबल है। ये साल्ट खैरात करता है और ये सवाब कमाता है। ये कहता है मेरे पास साल्ट की कमी है, मैं सवाब कमाऊंगा। तो ये जो डिसेंडिंग लिब है ये क्या छोड़ देगा, वाटर। ठीक है, ये वाटर के लिए परमिएबल है। सो दिस इज परमिएबल फॉर साल्ट एंड दिस इज परमिएबल फॉर वाटर। तो ये जो साल्ट मुसलसल इधर आ रहा है, तो ये तो इधर भी आ रहा है, हाँ, सोडियम, क्लोराइड आयन, पोटेशियम, सोडियम। क्या ये सॉल्ट है या नहीं है? क्या ये जगह हाइपरटोनिक हुआ कि नहीं हुआ? साल्ट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन इसको बाहर निकाल रहे हैं?
जो एसिडिक लिम्ब है वो साल्ट को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वाटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, ना तो वाटर यहाँ से अंदर आ सकता है ना वहाँ से बाहर आ सकता है। ये वाटर के लिए नहीं है, ये सब साल्ट के लिए। तो अब इस सॉल्ट को देकर काफ़ी ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पर पानी है कि नहीं है, H2O। तो ये जो H2O है ये इस साल्ट को देकर, ये जितना ज़्यादा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, ये पानी उसका पीछा करते हुए इधर आएगा। H2O H2O H2O। और मज़े की बात ज़रा देखें, स्टार्ट में यहाँ से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, पहले यहाँ से क्रॉस हुआ ना फिल्ट्रेट, यहाँ थोड़े से साल्ट जो है यहाँ से निकल जाएंगे, सॉरी थोड़ा सा वाटर यहाँ निकल जाएगा। मेरे पास एक कप है, उसके अंदर पानी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सॉल्ट्स हैं। आसानी से बता रहा हूं, इसको 2 तरीकों से आप लोग हाइपरटोनिक बना सकते हो। इसको 2 तरीकों से हाइपरटोनिक बना सकते हो। तरीका नंबर 1, या तो ये वाले साल्ट बाहर चले जाए, सॉरी, या तो बाहर से आप साल्ट लिए हैं, इसके अंदर साल्ट आप बाहर से लिए हैं, तो ये हाइपरटोनिक होगा। हाँ, साल्ट ज़्यादा हो जाएगी। 4 पहले कितने थे? 6 थे, अब 4 8 9 10 11 12। एक तरीका ये हाइपरटोनिक बनाने का, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको हाइपरटोनिक बनने का? दूसरा तरीका ज़रा देखें। ऐ शाबाशे। अब ये मैं आप लोगों का रिस्पांस जब देखता हूँ तो पढ़ाने का और भी मुझे मज़ा आता है कि ये लोग सीख रहे हैं। पानी तो वही है, साल्ट भी वही है। कितने मैंने रखे थे? 6 साल्ट रखे थे। इसको हमने हाइपर बनाना है। अगर ये वाटर निकल जाए ना, तब भी ये हाइपर हो जाएगा। तो हाइपर बनाने के लिए या तो उसके अंदर साल्ट आ रहा है, साल्ट ज़्यादा कर दो, बी हाइपर हो जाएगा, या पानी निकालोगे यानी इसका पानी कम हो जाएगा और साल्ट उसके मुकाबले में फिर ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो हाइपरटोनिक। इधर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, क्या उसमें साल्ट नहीं है? थोड़ा बहुत तो है ना। इधर तक जब वो पहुंच रहा था, थोड़ा पानी निकला, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम उसके एक नंबर देते हैं, ऑस्मोलैरिटी को नंबर देते हैं। स्टार्ट में वो 300 से स्टार्ट करते हैं, 300 MOSM। आप लोग खाली ये नंबर देखो, बाकी दफ़ा करो इसको मिली ऑस्मोल क्या चीज़ है। खाली नंबर देखो, ये नंबर शो कर रहा है कि कोई चीज़ कितना गाढ़ा हो रहा है। ये नंबर जितना कम होगा, ये नंबर जितना कम, उसका मतलब है ये ज़्यादा डाइल्यूट है, लेस हाइपरटोनिक है। इस नंबर को अगर मैं ज़्यादा कर दूँ ना, तो इसका मतलब ये हाइपरटोनिक बन रहा है। सो शुरू में ये 300 था, जैसे पानी यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 300 से 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, और यहाँ पर 600 हो जाएगा। ये इधर 400 था तो इधर 600 क्यों हुआ? क्योंकि इसका डायरेक्शन किस तरफ है? जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो पानी निकल रहा है, यहाँ तक पहुँचते तो मज़ीद ज़्यादा पानी निकल गया होगा। ज़्यादा पानी निकलने से वो हाइपरटोनिक हो जाता है। तो अब ये वाला जो जगह है, ये हाइपरटोनिक बन रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है, इसमें साल्ट बढ़ रहा है, लेकिन पानी क्या कर रहा है? पानी तो निकल रहा है, पानी इधर से भी निकल रहा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 900 हो जाएगा। और आखिर जब ये लास्ट स्टेज है ना, यहाँ पर बिल्कुल फाइनल, ये इसमें 1200 तक पहुँचेगा। कहाँ तक? 1200 तक पहुँच जाएगा। वेरी बिग नंबर नाउ। इसका मतलब ये है कि यूरिन जैसे उसका ऊपर से नीचे आ रहा था, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। पानी इससे बाहर क्यों गया पानी? क्योंकि बाहर साल्ट था। टारगेट भी हमारा यही है कि हम इस जगह को साल्टी बना लें ताकि इधर से पानी निकल जाए। पानी निकल रहा था और यहाँ तक जैसे ही वो फिल्ट्रेट पहुँचा तो वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बना था। अब ये जो गाढ़ा फिल्ट्रेट है, इसने अब यहाँ पर आकर दोबारा से ऊपर की तरफ इसने अब चढ़ना शुरू करना है। तो जब ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, मैंने कहा था यहाँ से तो पानी नहीं निकल सकता,
हाँ, यहाँ से साल्ट ज़रूर निकलेगा, जितना भी साल्ट है वो यहाँ से निकल के यहाँ तक आप पहुँच जाएगा। ये स्टेज इतना सा था, आपको मैंने बता दिया। ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब पानी कहाँ पर पहुँचा हुआ है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पहुँच जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर एक हार्मोन आएगा, इसका नाम है ADH। चाचा, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये आपके पिट्यूटरी से आएगा। एक दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये किडनी से आएगा, है ना? एल्डोस्टेरोन किडनी से आएगा। किडनी के ऊपर ग्लैंड है, ये वहाँ से आएगा एडिनल मेडुला से, और मेडुला या कॉर्टेक्स में से किसी एक में से होगा, लेकिन अभी मैं आपको वो कंफर्म नहीं करके बता सकता। बहरहाल किडनी से ये आएगा, मेडुला जो है वहाँ से आएगा। और ये हार्मोन कहाँ से आएगा? ये पिट्यूटरी से आएगा। सो ADH, इसको तफसील में हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। सो ये ADH हार्मोन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करेंगे, और यही ADH जो है ये यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट है इन पर भी ये एक्ट करेगा। इधर जाकर ये बोलेगा भाई हमको पानी का बहुत सख्त ज़रूरत है, आप माजरत के साथ आपके पास जो मज़ीद पानी है ज़रा उसको भी बाहर निकाल दो, इधर से भी बाहर निकाल दो। चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट, इधर से पानी निकल रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड भी पानी निकल रहा है, इधर से भी पानी। कौन, किन की मदद से? ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मदद से पानी यहाँ तक भी इसे निकल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट से। ओवरऑल जो यूरिन अब यहाँ निकलेगा उससे ज़्यादा पानी निकल चुका होगा। आगे समझ में? पानी निकल चुका होगा तो वो यूरिन कौन सा होगा? वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। पानी की बचत होगी कि नहीं होगी? पानी तो अभी इधर है, पानी तो बाहर गया ही नहीं है। ये सारा का सारा सिलसिला जो आपने पढ़ा, दिस वाज कॉल्ड कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसे बनता है? आपने देखा कि नेफ्रॉन, कौन सा नेफ्रॉन उधर यूज होता है? विच नेफ्रॉन इज यूज्ड ओवर देयर? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हो क्या रहा था? एसेंडिंग लिम्ब से साल्ट, सोडियम क्लोराइड आयन, पोटाशियम आयन ये इस इंटरस्टिशियम में आ रहे थे। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट बना, और फिर जो एसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, उधर से वाटर उसका पीछा करते हुए मुसलसल निकल रहा था, और इधर उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी कम, 300 से 400, 500, 600, 700, 800। ये नंबर क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पानी निकल रहा था। पानी के निकलने से, हमने कहा था कि पानी के निकलने से भी वो हाइपोटोनिक हो, ये जगह खराब हो गया, लेकिन आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमने इसको मेंटेन करना है कि नहीं करना है? ये जो कुछ आपने अभी पढ़ा, क्या चीज़ मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहा है? 300 से 400, 600, 900, 1000, कोई चीज़ बढ़ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहा है। इट इज कॉल्ड एज, सॉरी तस्वीर नहीं लिया था आप लोगों ने, अच्छा ठीक है। इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। आप जो कह रहे हैं कि काउंटर, अच्छा क्या ही जबरदस्त बात मुझे याद आई, अगर मैं अपने टॉपिक का नाम रख दूं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट, ये देखो पूरे लेक्चर का हेडिंग भी आपके पास है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म दरअसल दो तरह का है। काउंटर करंट मैकेनिज्म दो तरह का है, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। आपके बुक में नहीं मिलेगा, चाहे जो भी बुक आप उठाओ। टॉपिक का नाम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका मेन मकसद क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? यूरिन को कंसंट्रेट करना। इसके अंदर दो टाइप से काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो टाइप, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा।
कहाँ पर पढ़ा आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म को? लूप ऑफ हेनले में जो कुछ आपने देखा, दैट वाज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। पुराने बुक्स में तो उन्होंने काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक्सचेंज को एक ही साथ रखा था। अब जाकर इसका मैंने काफ़ी सर्च किया, इसको थोड़ा मैंने खोल दिया चीज़ों को, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, वो ये वजह था। तो लूप ऑफ हेनले में जो कुछ आपने पढ़ा था, एसेंडिंग लिप साल्ट निकालेगा, डिसेंडिंग लिप वाटर निकाल देगा, दिस वाज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसका जो ऑस्मोलिटी दो बढ़ रही थी। अब ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज होगा, ये दरअसल वो था जो मैंने आपको बताया था कि ये वाजा रेक्टा हमारे लिए करेगा, वाजा रेक्टा हमारे लिए करेगा, और इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज के नाम से मशहूर कर देंगे। तो वेजा रेक्टा के सामने हम एक बात लिखेंगे, उसके बाद लेक्चर आपका तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है कि वेजा रेक्टा या काउंटर करंट एक्सचेंज का मतलब क्या है? हियर वी मेंटेन व्हाट? यस, वी मेंटेन द ग्रेडियंट। जगह कहाँ पर? इन द किडनी इंटरस्टिशियम, इन द किडनी इंटरस्टिशियम में हम लोग वो मेंटेन करेंगे। अब ज़रा इसका डायग्राम ज़रा देखो, मैं ये जगह थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, बल्कि ये ज़रा चेक करो, ये जगह आ रहा है इसमें, ये जगह आ रहा है। वेजा रेक्टा इस तरह का खून का एक रग है, जिसे हम लोग समथिंग लाइक दिस इस तरह लिखेंगे। इसमें मज़े की बात क्या है कि इसमें जो डायरेक्शन है ना ब्लड का, वो इसके अपोजिट है, वो इसके अपोजिट है। देखो इसमें इस तरफ से आ रहा था यूरिन, यूँ जा रहा था, फिर ऊपर, इसमें क्या होगा, ऊपर से आ रहा है ब्लड, ये ज़रा नोट कर लीजिए, ऊपर से आ रहा है, यानी ट्यूब्यूल में डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, खून का रग में डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ट्यूब्यूल में राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। यहाँ पर वो डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपवर्ड आ रहा था। ये डायरेक्शन आपने नोट करना है ब्लड का। ज़रा देख लीजिए, इस ट्यूब्यूल, इस खून के रग, अभी इसको ज़रा आप दिमाग से निकाल दो, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हेनले, इसको छोड़ दो, डिलीट कर दो इसको। अब खाली आपका नज़र इन दो पर रख, इन दो आर्म्स पर ज़रा रख दो। एक तरफ से वाटर, सॉरी साल्ट, सोडियम, यहां से वाटर आप लोग ज़रा लिख दो। इस साइड से वाटर इंटरस्टिशियम में मुसलसल आ रहा है, लेकिन बदले में NaCl जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा। खून के रग से पानी उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सोडियम क्लोराइड अंदर न जाए। तो सोडियम क्लोराइड खून के अंदर गया, बदले में पानी बाहर आया, पानी आ रहा है। ये सिलसिला इस तरफ चलता रहेगा। ये कहाँ पर चलेगा? ये जो आपका डिसेंडिंग लूप है, इसमें नीचे आ रहा है ना, इस तरफ तो ये एसेंडिंग था, लेकिन यहाँ पर ये डिसेंडिंग है। अब ये ख़त्म, इधर ज़रा चेक करें, यहाँ पर उसका अपोजिट होगा। यहाँ पर NaCl बाहर आएगा और वाटर अंदर जाएगा। आप हैरान हो कि यार क्या मजाक कर रहे हैं। देखो खून ऊपर से नीचे आकर अपना वाटर को इधर ही छोड़ देगा, राइट, और यहां से आते हुए साल्ट को इधर छोड़ देगा। तो जो मैंने कहा था कि साल्ट पर खतरा था कि वो कहीं और चला जाए, लेकिन आपका साल्ट इधर ही घूम रहा है, साल्ट इधर घूम रहा है, ये आ गया ना वापस, साल्ट इधर आ गया। अच्छा, खून मुसलसल आ रहा है, खून इधर आया, उससे वाटर निकला, साल्ट अंदर, यहां तक जब पहुंचा साल्ट बाहर, वाटर अंदर, साल्ट फिर भी इधर है। क्या ज़बरदस्त तरीके कार है कि इस इंटरस्टिशियम को मेंटेन करना था। देखो NaCl है कि नहीं है, सॉल्ट है कि नहीं है, ये मेंटेन हो रहा है। आपको साल्ट ये और NaCl यहाँ से निकलेगा और NaCl यहाँ से
निकलेगा। सो ये जगह मुसलसल किसको निकाल रहा है? NaCl को निकाल रहा है। कहाँ पर निकाल रहा है? इंटरस्टिशियम में। उसके बदले पानी बेशक खून के अंदर आ रहा है, लेकिन आप देखो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक खून का सप्लाई इधर से आ रहा है तो ये चलता रहेगा। और सोडियम क्लोराइड और कहीं नहीं जा रहा, सोडियम क्लोराइड टारगेटेड है। सो दिस इज द रोल ऑफ वाजा रेक्टा टू मेंटेन द ग्रेडियंट। अब ये जगह काफ़ी में वो है, सोडियम क्लोराइड इधर है, बेशक सोडियम क्लोराइड को इसने भी निकाला था, यस इधर से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, लेकिन ये जगह मेंटेन हो गया। सो मेंटेन रखने के लिए, अगर आप इसको मेंटेन नहीं रखोगे तो वो जो सिस्टम आप बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एक लंबा टॉपिक था जो आज आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? पहले किडनी का रोल आपने पढ़ा था कि यूरिन किस तरह बनता है। यूरिन के 3 स्टेप्स थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो सारा ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा था कि बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन कि हमारा जिस्म एक और नेफ्रॉन को बोलता है कि अब आप चालू हो जाओ। कौन सा नेफ्रॉन? उसका नाम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में फ़र्क क्या था? जुक्स्टा का लूप अपने लंबा था, मेडुला तक जाके गया था, और कॉर्टिकल का छोटा सा था। हमने जब जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को पढ़ा था उसमें हमने देखा कि इसका जो एसेंडिंग लूप है वो मुसलसल साल्ट को खैरात कर रहे हैं। खैरात का लफ्ज़ मैं इस तरह बोलता कि याद हो जाए, साल्ट को छोड़ रहा है, पानी इधर से नहीं आ सकता, परमेबल नहीं है, लेकिन ये जो लूप है ये वाटर को छोड़ सकता है। सो यहाँ पर जब साल्ट बाहर आ जाएंगे, साल्ट का पीछा करते हुए पानी आएगा, तो पानी तो ट्यूब्यूल से बाहर निकल गया। और साथ ही साथ में जब यूरिन DCT में आया था, यहाँ पर 2 हार्मोन्स ने उन पर काम किया था, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में ADH हार्मोन के नाम से, उन हार्मोन्स ने भी यहाँ से वाटर को निकाला था। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि इन हार्मोन्स को काम करने के लिए, अगर हार्मोन्स का काम अच्छा हो जाए, इस जगह का हाइपर होना ज़्यादा लाजमी है। अगर आपका ये इलाका हाइपरटोनिक नहीं रहा तो हार्मोन काम नहीं कर सकेंगे, जो ADH हार्मोन है वो ये। अच्छा, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये जो मैकेनिज्म हमने लूप ऑफ हेनले में पढ़ा था, जिसमें ऑस्मोलैरिटी ऊपर से नीचे ज़्यादा हो रही थी मुसल पानी के बाहर जाने से, इसका नाम हमने रखा दिया था काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और इस जगह पर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, इस जगह को ज़्यादा ग्रेन बनाने के लिए खून का एक रग था, उस खून का रग का नाम था वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा में डायरेक्शन अपोजिट होता है लूप ऑफ हेनले से, और ये मेंटेन करेगा। ये जब मेंटेन करेगा, कैसे मेंटेन करेगा? पानी के एक्सचेंज में सोडियम क्लोराइड अंदर, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के एक्सचेंज में पानी बाहर। चूंकि चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, कुछ चीज़ अंदर आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। सो ओवरऑल 2 चीज़ें हमने पढ़ी, काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मल्टीप्लाई और काउंटर करंट एक्सचेंज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे क्या बनेगा? काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये आज आप लोगों ने देख लिया। अगर आपको 6 पेजेस का एक पेज मिल जाए तो आप उसको फिल कर सकते हैं एग्जाम में। यस, यू कैन फिल इट। सो थैंक यू वेरी मच। बटन दबाओ, ख्याल